आज मैं आपके सामने आश्रम और संस्थाओं की चर्चा करूंगा। गांधी के जीवन में आश्रम का क्या स्थान रहा, उन्होंने कहाँ कहाँ आश्रम स्थापित किए, आश्रम के पीछे उनकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि क्या थी, संस्थाओं के निर्माण का उनका उद्देश्य क्या था। गांधी के आश्रम जीवन पर श्री प्रभुदयाल विद्यार्थी जी ने 1928 में लिखा, जो विशाल भारत में जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था उसमें प्रकाशित हुआ है। उसके संस्मरण उनके द्वारा जो अनुभव किया गया उसको बाद में रखूंगा। दरअसल आश्रम सामूहिक प्रशिक्षण स्थल के रूप में माना गया। सामुदायिक धार्मिक जीवन जहां व्यतीत किया जा सके वह आश्रम है। गांधी के स्वभाव में आश्रम भोग के लिए नहीं, धर्म के लिए बना है। उन्होंने कहा कि आश्रम भोग के लिए नहीं, धर्म के लिए बना है। गांधी संस्थागत जीवन का अनुभव गांधी को लंदन में ही, जब वह वकालत की पढ़ाई के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, उसी समय हो गया था। शाकाहारी मंडल के कार्यकारिणी के गांधी सदस्य थे। दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंचाइज बिल के विरोध में एक बड़ा संगठन बना। 10,000 लोगों के हस्ताक्षर से उस समय इसके विरोध में आवेदन पत्र भेजे गए थे। दूसरा अनुभव जो गांधी के आश्रम के जीवन से संबंधित है वह उनका घर है। उनके घर में दक्षिण अफ्रीका में खासकर जो भी रहते थे उनसे गांधी का धार्मिक संबंध बन गया था, या उनसे धार्मिक संबंध बनाने की कोशिश गांधी ने की। उनके घर में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, बिना किसी प्रांत भेद के कुटुंब की तरह लोग रहते थे। जिन लोगों के साथ वह रह रहे थे उनके बारे में उनके मन में कभी किसी प्रकार का भेदभाव पैदा नहीं हुआ, ऐसा वह स्वयं लिखते हैं। इस बात का उनको स्मरण ही नहीं है। आत्मकथा के पृष्ठ 256 में आप इसको देख सकते हैं। अंग्रेजों को भी गांधी कुटुंब की तरह रखने लगे। मिस डिक का कन्यादान स्वयं गांधी ने किया। गांधी कहते हैं कि जो अपने में विद्यमान ईश्वर को सब में देखता है उन्हें सबके साथ अलिप्त रहना चाहिए, नए नए संपर्क स्थापित करने चाहिए, राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। कई कड़वे अनुभव का भी जिक्र गांधी करते हैं, पर इन अनुभवों के आधार पर उनको कोई पाश्चाताप नहीं होता है, पाश्चाताप नहीं हुआ है। इनका घर धर्मशाला बन गया है। यही उनके आश्रम जीवन का पाथेय बना। डरबन जब गांधी आते हैं तो अपने घर में परिवर्तन करते हैं, सादगी लाते हैं, हर काम अपने से करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार उनका घर ही प्रशिक्षण स्थल बन गया। समाज में जिन जिन बुराइयों की उन्होंने पहचान की उसको दूर करने का भरसक कोशिश उन्होंने आश्रम में किया है, घर में किया है। खुराक के प्रयोग हो, कसरत हो, बच्चों के शिक्षा का प्रयोग हो, सब घर से शुरू हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे कि लंदन प्रवास के दरमियान संस्था चलाने का अनुभव गांधी को हो गया था। 1888 से ही वेजिटेरियन से ये जुड़े हुए थे और वहां पर शाकाहारी जीवन का प्रयोग, शाकाहार का प्रयोग अल्प खर्च के दृष्टि से कर रहे थे।
लेकिन स्वास्थ्यगत दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से शाकाहार का प्रयोग उनका दक्षिण अफ्रीका से शुरू होता है। दरअसल गांधी स्वादेंद्रियों के द्वारा दूसरे इंद्रियों को काबू करना चाहते थे, नियंत्रित करना चाहते थे, सादी और सस्ती खुराक लेना चाहते थे और गरीबों के साथ गरीबी में होड़ करना चाहते थे। 22 मई 1894 की घटना है। नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हो चुका है। उस समय दादा अब्दुल्ला का घर भी धर्मशाला बन गया, सार्वजनिक दफ्तर बन गया। कॉलोनियल बॉर्न इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन बनाया गया। इसके द्वारा बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध किया गया। एक घटना घटती है कि पोलक द्वारा उन्हें एक पुस्तक दी जाती है, अनटू दिस लास्ट रस्किन की यह पुस्तक है। राह में गांधी इसको पढ़ गए और फिर मजदूरों के साथ सामुदायिक और कौटुंबिक जीवन जीने की शुरुआत करने की कोशिश इन्होंने की। फिनिक्स एक पहला जो आश्रम दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हुआ वह फिनिक्स है। फिनिक्स एक पक्षी का नाम है। तटस्थ शब्द था, यह अंग्रेजी का शब्द है। कहा कि आश्रम अगर जोड़ेंगे तो वह हिंदुओं से संबंधित हो जाएगा। वह चाहते थे कि उनका काम रहे, नाम भुलाकर ही काम रखा जा सकता है, नाम के साथ काम नहीं रखे जा सकते। फिनिक्स के बारे में यह कहा गया है कि पक्षी स्वयं मरकर पुनः पुनः पैदा हो जाता है। आश्रम इसमें कब जुड़ गया पता नहीं, लेकिन इनके आश्रमों में धर्म विशेष का कभी आग्रह नहीं रहा। गणेश पूजा की पर रोक नहीं था। धर्म विशेष को लेकर आश्रम तटस्थ रहेगा यह बात जरूर थी। किसी भी आश्रम में सार्वजनिक मूर्ति मंदिर नहीं बने। गांधी कहते हैं कि प्रार्थना भूमि ही सार्वजनिक मंदिर है और ये चारों दिशाएं उसकी दीवारें हैं, आकाश उसका छत है और जिस मूर्ति की हम आराधना, सत्य के मूर्ति की आराधना कर रहे हैं वह निराकार भगवान है। गांधी संस्था को अपने भीतर और बाहर आश्रम के रूप में देखते हैं। इसका उद्देश्य धर्म बताते हैं, भीतरी और बाहरी स्वच्छता बताते हैं, आर्थिक जीवन में समानता हासिल करने की कोशिश आश्रम से की गई। इस तरह 1911 तक आश्रम रूप जाने बिना आश्रम के रूप में प्रगति होती रही। यह सत्याग्रह आश्रम के इतिहास में गांधी लिखते हैं। किस 1911 तक आश्रम रूप में ही प्रगति हो रही थी, लेकिन आश्रम नाम नहीं था। 1904 में फिनिक्स की स्थापना होती है। जैसा कि मैंने कहा कि यह काल्पनिक पक्षी है, इसके दिलचस्प किस्से हैं। और जब इंडियन ओपिनियन 1903 या 4 में 1903 से प्रकाशित होने लगा तो इंडियन ओपिनियन को प्रेस को वहां ले जाया गया। डरबन से 12 मील की दूरी पर 1000 पाउंड में 100 एकड़ जमीन खरीदी गई। यहां स्वावलंबी जीवन का प्रयोग शुरू हुआ। वहां पर घास बहुत थी, आबादी घनी थी, सांपों का डर था, तंबू गाड़ कर लोग रह रहे थे। प्रेस बड़ी कठिनाई से चल रहा था। अल्बर्ट वेस्ट प्रेस को देखते थे। मगनलाल गांधी पहले वहां रहना शुरू किए। छगनलाल गांधी तो गांधी के साथ पहले से ही थे। फिनिक्स में मेहनत मजदूरी शुरू हुई। सबको 3-3 एकड़ जमीन दे दी गई।
गांधी को भी जमीन मिली और इस तरह कई परिवारों का एक गांव बन गया। प्राकृतिक चिकित्सा का टेक गांधी को रहा। एक स्कूल वहां पर चलाया जा रहा है। 1908 में स्कूल खोला गया। उसमें 30 विद्यार्थी थे। 3 घंटे उसमें पढ़ाई की जाती थी, 2 घंटे खेत में काम होता था और 2 घंटे प्रेस में काम करना पड़ता था सबको। 1910 में एक रसोई भी बनी और सामूहिक भोजन का प्रयोग भी शुरू हुआ। टॉलस्टॉय फॉर्म, जैसा कि मैंने कहा, 1910 में वहां पर जो जेल जाने वाले परिजनों के लिए, जेल जो चले गए थे उनके परिवार के लिए, कैलन बैक ने 1100 एकड़ जमीन दी। कृषि, हस्तशिल्प, शिक्षा, शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक चरित्र निर्माण की बात वहां होने लगी। गांधी ने कहा कि शिक्षकों को अपने आचरण से शिक्षा देनी है। सब गृहस्थ जीवन बिताएंगे, प्रजा की वृद्धि करेंगे। दूसरा कदम 1906 में उठाया जाता है। ब्रह्मचर्य की सेवा के लिए जो है ब्रह्मचर्य का व्रत गांधी लेते हैं। तीसरा कदम 1911 का है, धार्मिक जीवन और बढ़ई मोची का काम करना। एक घटना है कि बकरीद के दिनों में मुस्लिम भाइयों के लिए मांस की जब बात पूछी गांधी ने तो सबने मना कर दिया लेने से। सब एक पंक्ति में भोजन करते थे, हाथ से काम करने का सबको आग्रह था। जब जोहान्सबर्ग जाना होता था किसी को तो 21 मील पैदल जाना पड़ता था और उसी दिन लौटना पड़ता था। 2:30 बजे रात में लोग निकल जाते थे जोहान्सबर्ग के लिए। सुतारी और जूते का काम भी यहां शुरू हुआ। यह सब प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में चलते रहे। टॉलस्टॉय फॉर्म का काम और फिनिक्स आश्रम। जुलाई 1914 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ा और 9 जनवरी 15 को भारत पहुंच गए। और पहला आश्रम जो भारत में खुला, हिंदुस्तान में खुला, वह कोचरब में किराए के मकान में खुला। वहां यह तय किया गया कि कोई नौकर नहीं रखा जाएगा, जात पात का कोई भेद नहीं होगा, स्त्रियां स्वतंत्र होकर काम करेगी। भोजन के प्रयोग भी वहां शुरू हुए और इंद्रियों पर कब्जा करने, गरीबी में रहने और स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन के प्रयोग कोचरब में शुरू हुआ। आश्रम में वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया जाएगा, यह तो बात शुरू हुई। फिर साबरमती गांधी आ जाते हैं और साबरमती में यही सब प्रयोग शुरू होता है। दरअसल गांधी कह रहे हैं कि सार्वजनिक संस्था है क्या? लोगों की स्वीकृति से और लोगों के धन से चलने वाली संस्था ही सार्वजनिक संस्था हो सकती है। वह कहते हैं कि अगर लोगों की सहायता नहीं मिले तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। और जो लोगों से चंदा मिलता है, चंदा ही संस्थाओं की लोकप्रियता और संचालकों की प्रामाणिकता की कसौटी है। दैनिक खर्च, संस्थाओं का दैनिक खर्च लोगों के चंदे पर चलना चाहिए। यानी दैनिक खर्च का आधार लोगों से मिलने वाला चंदा ही होना चाहिए। मात्र यह नहीं है कि कार्यकर्ता अपने लिए खर्च न करें, उसी चीज के लिए खर्च करें, सावधानी पूर्वक खर्च करें जिसके लिए वह चंदा लिया गया है। यानी खर्च की में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
यह भी महसूस करते हैं गांधी की पैसे के अभाव में लंबे समय तक कोई लड़ाई नहीं टिक सकती है, नहीं चल सकती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि पैसा सत्य की लड़ाई को दूषित कर देता है और जो मुमुक्षा का आग्रही सत्याग्रही है उसको ईश्वर भी आवश्यकता से अधिक साधन कभी देता ही नहीं है। गांधी को पैसे के अभाव में कभी किसी संस्था को या आश्रम को बंद कर देना पड़ा, ऐसी कोई घटना उनको याद नहीं है, यह बल्कि हुई ही नहीं। जब भी पड़ा मौका आया किसी न किसी तरह से पर्याप्त सहयोग गांधी को मिलता रहा है। हम सब जानते हैं कि रतन जी टाटा दक्षिण अफ्रीका गए थे, उस समय गांधी नहीं थे और 25,000 रुपये का चेक देकर के उस समय आए थे। यह कहते हैं गांधी यह जरूरत से ज्यादा था। दक्षिण अफ्रीका से में यह सोचा गया कि एक अस्थायी कोष खड़ी की जाए, जमीन खरीदा जाए, संपत्ति का ट्रस्ट बना, किराया आने लगा और नेटाल इंडियन कांग्रेस का काम उससे चलने लगा। लेकिन गांधी ने आत्मकथा में लिखा है कि किराया आज अदालत में जमा होता है और इससे गांधी सबक लेते हैं कि प्रकृति रोज जिस तरह रोज उत्पन्न करती है और रोज खपत करती है, उसी तरह संस्थाओं को भी होना चाहिए। अस्थायी संपत्ति के भरोसे चलने वाली संस्था लोकमत के विरुद्ध आचरण करती है, ट्रस्टी मालिक बन जाते हैं, उत्तरदायी नहीं रहते और इसी में अस्थायी संपत्ति में ही नैतिक अधोगति का बीज छिपा रहता है। और आगे कहते हैं कि धन की प्रचुरता संस्था को भ्रष्ट करती है। उनके जो अनुभव है उसके आधार पर कहते हैं कि एक भी संस्था मिटी नहीं न छोटी हुई, धन के अभाव में कोई कार्य रुका ही नहीं। एक घटना का जिक्र करते हुए मैं आश्रम के दूसरे खंड में आपसे सेवाग्राम की चर्चा करूंगा और अन्य संस्थाएं जो 5 संस्थाएं गांधी ने स्थापित की थी उसकी चर्चा करूंगा। अमृतलाल ठक्कर ने गांधी से अनुरोध किया कि एक अंतज्य परिवार है उसको रहने की व्यवस्था साबरमती आश्रम में की जाए। जैसे ही वह अंतज्य परिवार साबरमती आश्रम में आता है, बहिष्कार की खबरें आने लगती है। गांधी यह कहते हैं कि वह मेहनत मजदूरी करेंगे, अंत्यजों की बस्ती में जाएंगे, वहीं पर वह रहेंगे। लेकिन उसी बीच एक सेठ आता है। लंबी कहानी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वह सेठ आता है और कहता है मैं चाहता हूं कि आपको कुछ दान दूं। गांधी ने कहा कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि आज मुझे धन की सख्त आवश्यकता है। और फिर वह दूसरे दिन 13,000 रुपया देकर चला जाता है गांधी के हाथ पर। गांधी कहते हैं कि 1 साल के खर्च के लिए यह काफी है। इस प्रकार गांधी को कभी पैसे के अभाव में कोई आश्रम या संस्था बंद नहीं करना पड़ा है। इसका कारण यह है, जो हम बिहार के रिलीफ के समय जो राजेंद्र प्रसाद के नाम पर चंदा आया था उसके संदर्भों में देख सकेंगे। अगली चर्चा में मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन वह कहते हैं कि सत्य की सेवा के उद्देश्य से सत्याग्रह आश्रम की स्थापना मेरा पहला रचनात्मक काम था। सत्य की सेवा के उद्देश्य से सत्याग्रह आश्रम जो साबरमती में स्थापित किया गया, सत्याग्रह आश्रम वह पहला रचनात्मक काम गांधी मानते हैं कि सत्य की सेवा के उद्देश्य से सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी का पहला रचनात्मक कार्यक्रम था, रचनात्मक कार्य था।
सत्य की खोज करते हुए जीव मात्र के साथ एक साधना करना, इस कारण आश्रम विशाल कुटुंब बनता जा रहा था। आश्रमवासी धर्म के लिए हैं, धर्म उनके लिए नहीं है। आश्रम शिक्षालय है, बाह्य नियम जड़ रूप में वहां लागू नहीं होते। नियम के आत्मा की रक्षा, नियम के बाह्य स्वरूप का त्याग करना पड़ता है। यानी नियम के आत्मा की रक्षा तभी हो सकती है जब नियम के बाह्य स्वरूप का त्याग कर दिया जाए। इस प्रकार आश्रम आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, सामूहिक जीवन एवं अहिंसक प्रशिक्षण का केंद्र बन गया। एक बार एक बहन ने पत्र में लिखा कि गांव की सफाई के लिए संसाधनों की जरूरत होगी। गांधी ने कहा कि लोगों को सभ्यता सिखाई जा सकती है, लेकिन साधन तो खुद उन्हीं को जुटाना होगा। अगर दूसरे खर्च करेंगे तो लोग इस सभ्यता को नहीं सीख सकेंगे। और अस्पृश्यता निवारण से पैसे नहीं दिए जा सकते। अस्पृश्यता निवारण पैसे से भी नहीं होगा, यह भी कहते हैं। अब चंपारण का भी गांधी उदाहरण देते हैं। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी अप्रैल 1917 में जाते हैं। वहां नीलहे जमींदारों के द्वारा, नीलहे अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। तरह तरह के टैक्स किसानों पर लादे जा रहे थे। 3 कट्ठे खेत में किसानों को नील की खेती करनी होती थी। इसके विरोध में गांधी उन लोगों की मदद के लिए तारणहार के रूप में चंपारण गए हैं। चंपारण के सत्याग्रह पर अगली चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चंपारण में 2 या 3 हजार रुपये खर्च हुए, जिसमें 500 या 1000 रुपया बच गया है। 15,000 रुपये बंबई से पेशकश किया गया कि 15,000 रुपया भेज दिया जा रहा है। गांधी ने उसको 100 धन्यवाद वापस कर दिया। दरअसल गांधी मन में आश्रम को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां से प्राण रस खींचकर अपने अंदर भर रहे थे और अपने प्राण रस से आश्रम को अभिसिंचन कर रहे थे। अभिसिंचन कर रहे थे, अपने प्राण रस से आश्रम को का अभिसिंचन कर रहे थे। फिर से एक बार गांधी अपने मन को आश्रम से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वहां से प्राण रस खींचकर अपने में भर रहे थे और अपने प्राण रस से आश्रम को अभिसिंचन कर रहे थे। किशोर घनश्याम दास मसरूवाला को पत्र में गांधी लिखते हैं कि आश्रम को लेकर मुझे इतने आघात सहने पड़े हैं कि अब कुछ भी नया आरंभ करने का उत्साह मुझ में नहीं रह गया है। संकुचित दृष्टिकोण और अयोग्यता तकलीफ दे बनती जा रही थी। सामुदायिक जीवन संबंधी महान प्रयोग को कारगर करने में गांधी असमर्थ दिखने लगे थे, लेकिन गांधी ने कभी कमियों को छिपाया नहीं, नवजीवन में प्रकाशित करते रहे। और गांधी कहते हैं कि छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं। चोरी के संदर्भ आश्रम में हुए, विधवा बहन के साथ एक नौजवान का पतित होना वाली घटना हुई। बावजूद इसके ब्रह्मचर्य पालन का भगीरथ प्रयत्न हुआ, वहां सड़न और गंदगी भी आई। इसको गांधी अपनी विफलता मानते हैं। कहते हैं कि मेरे पाप की प्रतिमूर्तियां, छुपी हुई कमजोरियां इस फोड़े के रूप में जो है आई है, फोड़े के रूप में प्रकट हुई।
इसमें मेरा अपराध पहला है, हमारा नहीं, मेरा अपराध पहला है, क्योंकि कल्पना का यानी आश्रम की कल्पना का पिता मैं और माता भी मैं ही। पिता का धर्म तो मैंने पालन किया, परंतु माता के धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए गांधी संपूर्णता का दावा नहीं करते हैं, लेकिन पापों को दूर करने की कोशिश जरूर करते हैं। कहते हैं कि इस आश्रम धूल में मिल जाए और मेरी उपास्य मूर्तियां खंड खंड हो जाएं, तो भी सत्यता तो कायम रहेगी ही। आश्रम को अपने को नापने का गज मानते हैं गांधी। कहते हैं आश्रम में जो दोष है वह उनमें होनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा वहीं रहती। जो आश्रम में दोष है वह गांधी अपने में कहते हैं दोष होनी चाहिए, क्योंकि गांधी की आत्मा तो आश्रम में। एक बहन को पत्र में गांधी लिखते हैं कि आश्रम में जो लड़के लड़कियां आते हैं, जब तक उनका व्यवहार सहन हो रहने दो, उन्हें मेहनत करनी होगी, पखाना साफ करना होगा, दवा के रूप में ही भोजन करना होगा, क्योंकि आश्रम गरीबों का, कंगालों का, भूखे मरने वालों का प्रतिनिधि। आश्रम में रोज सादगी बढ़नी चाहिए, नियम का पालन रोज कड़ा होना चाहिए। जबकि गांधी यह कहते रहे कि जो हम करेंगे वही उसके बाद दूसरों से करने के लिए कहेंगे, या कहेंगे ही नहीं, हमारे काम से ही उसको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए कि उनकी यह स्पष्ट मान्यता थी कि दूसरों के प्रति उदारता और अपने प्रति कठोरता के नियम का पालन होना चाहिए। एक बार यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के विश्व समिति के सदस्य गांधी से मिलने आते हैं। उन्होंने पूछा कि आप गांव में किस तरह काम करते हैं। गांधी ने कहा, लोगों के साथ रहकर, उनके साथ काम करके और उनकी सेवा करके। इस प्रकार जहां गांधी वर्धा 1934 में आते हैं और 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना होती है। सेवाग्राम अहिंसा और सत्याग्रह की प्रयोगशाला बन गई है, भारत के स्वराज आंदोलन का केंद्र बन गया है। दरअसल गांधी यहां समस्याओं के समाधान का रास्ता ढूंढकर उसी सूत्र से देश के बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खोजना चाहते हैं। आजादी की कुंजी सेवाग्राम में पाने की उनको उम्मीद है। कहते हैं कि उनका जब भी मूल्यांकन होगा तो आश्रम के कृति से किया जाए, उनके दूसरे कार्यों से नहीं। गांधी न सफलता से इतराते हैं, न असफलता से घबराते हैं, यह उनके स्वभाव में ही नहीं है। CF एंड्रयूज को एक बार पत्र में वह लिखते हैं कि हर संभव वह कोशिश सुधारने की कर रहे हैं। प्रलोभनों के बीच ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण, असफलताएं नित्य की घटनाएं हैं और असफलता सफलता की सीढ़ी है। वह यह भी कहते हैं कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव आश्रम पर होता रहेगा, होता रहा है। स्विच दबा करके समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। असफलता का जोखिम लेते हुए नित्य नए प्रयोग कर रहे थे, नौजवानों को उत्साहित कर रहे थे और नौजवानों को उन्होंने साफ कहा कि आश्रम के बारे में लुभावनी तस्वीर नहीं बनाइए। यह मशक्कत की जगह है, जबरन थोपना नहीं है किसी को काम, क्योंकि वह टिकाऊपन उसमें नहीं रहता है। गांधी 1930 में सत्याग्रह आश्रम साबरमती छोड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा वे लौटकर सत्याग्रह आश्रम नहीं आएंगे।
उसके बाद आजादी के आंदोलन का दूसरा मोड़ शुरू होता है। उसके बाद गांधी भारत के स्वराज्य की रचना करने में मशगूल हो जाते हैं और वह देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वाधीनता भारत के आजादी का मकसद हासिल करने नहीं देगा। इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण तैयार किया जाए, लोगों के अंदर जागृति लाई जाए, भेदभाव समाज से समाप्त हो, आर्थिक समानता की ओर हम बढ़ सकें, लोगों में श्रम की प्रतिष्ठा का भाव जगे। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनटू द लास्ट का प्रभाव गांधी पर पड़ा और उसे गुजराती में उन्होंने सर्वोदय के नाम से प्रकाशित किया। उसके बाद श्रम आधारित जीवन का प्रयोग गांधी ने शुरू किया। तो यह जिस तरह से फिर यहाँ पर अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, चरखा संघ 1925 में ही बन चुका था पटना में। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, गो सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ आदि संस्थाएं स्थापित की गईं और इसके माध्यम से गांधी सेवा संघ पहले ही बन चुका था। यो गांधी किसी नाम पर बनने वाली संस्था नहीं चाहते थे। वह यह नहीं चाहते थे कि उनके नाम पर आधारित संस्था हो। वह तो कहते हैं कि काम रहना चाहिए, नाम नहीं रहना चाहिए, और जब नाम रहेगा तो काम मिट जाता है। साबरमती का गांधी और वर्धा का गांधी एक नहीं है। साबरमती से वर्धा का काल यानी शांत महात्मा से क्रांतिकारी महात्मा के रूप में परिवर्तन का काल है। यानी एक व्यक्ति दो व्यक्तित्व, एक व्यक्ति दो कार्यकलाप साबरमती नहीं लौटेंगे। जन आंदोलन उस रूप में नहीं करेंगे। यह रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद यह जो रिवॉल्यूशनरी गांधी तैयार होता है, वह कंस्ट्रक्टिव रिवॉल्यूशनरी गांधी तैयार होता है। यानी 1934 से 1942 के 8 वर्षों का काल, इस 8 वर्षों के परिवर्तन की अवधि को एक अलग रूप में देखने की जरूरत है। अहिंसा के बारे में कुछ अलग दृष्टि गांधी बना रहे थे क्या? यह क्या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कह सकते हैं क्या? उस समय की क्या स्थिति थी, इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। क्यों गांधी को शिफ्ट करना पड़ा? क्यों गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया? इन सब सवालों पर हमको चर्चा करते हुए आगे की दृष्टि पर विचार करना होगा। धन्यवाद।